बैठिए बैठिए तेजी से। पता चला बहुत देर से आप लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा आवाज। हाँ, 12 बजे से ही पढ़ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और आप लोग सीनियर स्टूडेंट हैं, कुछ पता हो या ना हो, इतना तो पता होगा ही कि पढ़ना आसान नहीं है। तो पढ़ना तो सच में आसान नहीं है, और आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल जो भारी काम है उसको आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आइए, अब केमिस्ट्री का अब ज़्यादा समय भी हमारे पास नहीं है। सर बोले हैं 5 बजे छोड़ देने के लिए, नहीं तो आज भी हम भी आए थे मूड बनाकर कि समाप्त ही कर देना है। तो आइए देखते हैं। हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, सुनिए, बातों को ज़्यादा सुनने पर ध्यान दीजिए। एक बात यह भी है कि जब आप बहुत जोर से हल्ला करते हैं तो दिमाग जो है टेंशन लेना बंद कर देता है, सोचता है सब कुछ ओके ओके है। तो आइए अब केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं, और सब दिल में बिठा लीजिए कि दरोगा बनना आसान नहीं है। बहुत लोग मान लेते कि हो इस तरह से उस तरह से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं होनी चाहिए पढ़ने में, तमाम तरह के बकवास चलाते रहते हैं। तो उन सब पर नहीं जाना है। एक ही मूल मंत्र है, कड़ी मेहनत, लगातार मेहनत। और अभी का जो समय है वह यही मांग कर रहा है कि आप सारे समय को पढ़ने में खर्च कीजिए। निश्चित रूप से खाना बनाना और खाना और सोना आवश्यक कार्य है, उसको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावे जो भी समय है उसको पढ़ने में समर्पित कीजिए। तो आइए 69 से हम शुरुआत करेंगे। 68 तक प्रश्न हो गया तो 69 से आज होगा। एक एक प्रश्नों को विस्तृत रूप से हम करते जा रहे हैं, और आप लोग भी कोशिश करिए कि क्लास के दौरान ही प्रश्न याद हो जाए, घर पर केवल रिवीजन करना ही रह जाए। इस हिसाब से चलिएगा तो हमको कोई दिक्कत या आपको भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और हर एक क्वेश्चन की विस्तृत चर्चा करते हम, ताकि उससे संबंधित प्रश्नों के स्वरूप में अगर कोई बदलाव बोर्ड करे तो आप तब भी आसानी से उसको बना सके। तो बायोलॉजी में 3 चैप्टर रिवाइज करके क्लियर कर लिए ना। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर का सारा बायोलॉजी का प्रश्न याद हो गया है ना? नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो फिर आपको मौका भी नहीं मिलेगा, ये याद रखिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो जमा करिएगा तो अब वो समय नहीं है कि आप एक साथ जो है 10,000 प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, संभव ही नहीं है। इसलिए याद करते जाइए। बायोलॉजी का 3 चैप्टर याद हो जानी चाहिए। जिनका नहीं हुआ है तो आज भर रात में रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम कल से 4-5 पर आएंगे। और बायोलॉजी का चौथा और 5वां चैप्टर लगभग सेम ही है, जहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नों को क्या है। तो आइए पहले एटॉम का काम तमाम करें। हाइड्रोजन 69, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व है, और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। द्रव्यमान की अगर बात करें तो मात्र इसका द्रव्यमान कितना है? 1 m, यानी सबसे हल्का तत्व। चूंकि गैस है तो सबसे हल्का गैस भी हाइड्रोजन ही हो जाता है। वजन मात्र कितना है? 1 mu।
कभी कभी किसी को हीलियम पर शक हो जाता है। हीलियम हाइड्रोजन से 4 गुना ज़्यादा भारी है। हीलियम हाइड्रोजन से 4 गुना ज़्यादा भारी गैस है। तो हाइड्रोजन की जो बात है, तो हाइड्रोजन में हम शुरुआत में ही पढ़े थे कि 2 ही मूल कण होते हैं। परमाणु जो 3 मूल कणों से बने होते हैं, तो उन 3 मूल कणों में हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। हाइड्रोजन के नाभिक की अगर बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक ही सेल होता है, और उस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का नाभिक क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है, तो निश्चित रूप से यह क्या कहलाएगा? प्रोटॉन ही कहलाएगा। न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं है। तो हाइड्रोजन का नाभिक वास्तव में प्रोटॉन है। प्रोटॉन, हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन होते ही नहीं। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। तो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाएगा, प्रोटॉन कहलाएगा। नेक्स्ट, किसी तत्व का, तत्व आप समझ रहे हैं, तत्व, इसकी संख्या 118। यौगिक की तो गिनती नहीं है, अनगिनत यौगिक अब तक बनाए जा चुके हैं, मिश्रण की भी कोई बात नहीं है। तो तत्व जिसे प्रकृति का मूल पदार्थ भी हम लोग कहें, तो एक तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण, फंडामेंटल कैरेक्टर किसी तत्व का कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, किसी तत्व का, और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इसमें तत्व के मुख्य रूप से किन गुणों का जिक्र करेंगे? रासायनिक गुणों का जिक्र करेंगे। मौलिक अभिलक्षण को आप रासायनिक गुण से भी तुलना कर सकते। तो एक तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण या रासायनिक गुण जो डिपेंड करता है उस तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक तत्व के सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण में हम यही जानना चाहेंगे कि वह तत्व किस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करेगा, और तत्व के गुण जो डिपेंड करते हैं वो तत्व के परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन तत्व के लगभग सभी रासायनिक गुणों को तय करते हैं। और तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन को तब आप जान पाइएगा जब आप उस तत्व के परमाणु का क्या कर पाइएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तभी ना संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो तत्व के रासायनिक गुण या मौलिक अभिलक्षण को सबसे सटीक तरीके से कौन बताता है? और संयोजी इलेक्ट्रॉन की सटीक जानकारी हमें कब मिलेगी? और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब आप लिख पाइएगा जब आप जानते हैं उस तत्व की परमाणु संख्या को। तो एक तत्व का सबसे मौलिक अभिलक्षण उस तत्व के परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन है। एक तत्व का सबसे मौलिक अभिलक्षण उस तत्व के परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो उत्तर क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, तो दूसरा सबसे सटीक उत्तर क्या हो सकता है? ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो तीसरा सबसे सटीक उत्तर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होगा। क्लियर? समझें बात को। तो किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में कौन सा है? तो सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण को, फंडामेंटल कैरेक्टर को उस तत्व के परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा ऑप्शन में, तब आप दूसरा सबसे सटीक उत्तर, ये भी नहीं रहा ये भी नहीं रहा तो प्रश्न गलत है। ठीक है, तीनों रहा तो सबसे परफेक्ट उत्तर ये है। तीनों रात किसको मारेंगे? क्लियर है ना?
तो इस तरह के प्रश्न कई बार ऑप्शन बदल बदल कर देते हैं। मूल बात क्या है उस आपको समझे कि नहीं समझे। एक तत्व का सार्वधिक मौलिक अभिलक्षण या एक तत्व के गुण या एक तत्व के रासायनिक गुण बात बराबर है। एक तत्व का सार्वधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में कौन है? परमाणु संख्या है। एक तत्व के रासायनिक गुण को बेहतर तरीके से कौन बता सकता है? परमाणु क्रमांक। एक तत्व के गुणों को सर्वाधिक बेहतर तरीके से कौन बताता है? परमाणु क्रमांक। इस ऑप्शन में होगा। नहीं तो 3 प्रश्न का उत्तर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये नहीं है तो परमाणु संख्या। अब देखिए सेम टू सेम जो 70 में प्रश्न था ना, यही होगा। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति का मतलब है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि तत्व किस तरह अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करेगा। तत्वों की प्रकृति ज्ञात करने का मतलब कि वो अभिक्रिया किस प्रकार करेगा ये जानना है। तो इसका सबसे बेहतर उत्तर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक। अब वो भी नहीं है तो अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तब क्या होगा इसका आंसर? डी। क्लियर? देखे ना प्रश्न कैसे घुमा दिया है, लेकिन जितना घूमे आपसे बनेगा प्रश्न। 72 किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति क्या होगा? संयोजी। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? यहां पर क्या होगा उत्तर? परमाणु संख्या। क्लियर? किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार या रासायनिक गुण के किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉनों के। तो यहां पर ये सबसे बेहतर विकल्प क्या होगा? सी। ठीक है, क्योंकि सबसे बेहतर उत्तर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पर दे दिया न्यूक्लियस के गिर्द मतलब चारों तरफ। गिर्द मतलब चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल इलेक्ट्रॉन और उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है रासायनिक व्यवहार। सबसे सर्वाधिक बेहतर उत्तर हमारा कौन है? सी। क्लियर? 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक। अब समस्थानिक को समझ लेते हैं। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। आइसोटोप्स समस्थानिक क्या है थोड़ा आप समझ लीजिए। प्रकृति बहुत विशाल है, जानते हैं। एक ही तत्व समस्थानिक का संबंध एक ही तत्व से है, अलग अलग तत्व से नहीं है। एक ही तत्व जैसे क्लोरीन एक ही तत्व जिसके परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। परमाणु संख्या को रासायनिक संकेत के नीचे में लिखते हैं, इस बात की जानकारी आपको हो गई है। तत्व के रासायनिक संकेतों में तत्व का परमाणु संख्या नीचे में लिखा जाता। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसका परमाणु संख्या क्या हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? समस्थानिकों का संबंध एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु से है, ना कि अलग अलग तत्वों से है। तो एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिसका परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान। और द्रव्यमान संख्या अगर समान नहीं है तो निश्चित ही परमाणु द्रव्यमान भी समान नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान है अलग अलग, लेकिन संख्यात्मक मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समस्थानिक परमाणु का परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है, और परमाणु द्रव्यमान भी समान नहीं होगा। क्लियर? ठीक उसी तरह कार्बन परमाणु संख्या समान, लेकिन कुछ प्रकृति में कार्बन ऐसे हैं जिसका द्रव्यमान संख्या 12 और कुछ का क्या है? 14 है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? तो एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो?
भिन्न भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न हो तो उसे हम कहेंगे क्या? क्लियर हो गया? अब समस्थानिकों में मूल कणों की भी संख्या को आप जान लीजिए। फंडामेंटल पार्टिकल की संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इन समस्थानिकों के मूल कणों में क्या अंतर होता है? इन समस्थानिकों के मूल कणों में क्या अंतर होता है तो ये आप भी जान लीजिए। ये कार्बन के 2 परमाणु है, दोनों समस्थानिक है। ये कार्बन के 2 परमाणु है। आवाज कहीं छोड़ रहा है जी? ये कार्बन का दोनों परमाणु है और दोनों एक दूसरे के समस्थानिक है कि नहीं है? तो अगर इस कार्बन में प्रोटॉन की संख्या देखें तो कितना होगा? 6 होगा ना? प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 12 में से 6 को घटा लेंगे 6। अब इसमें प्रोटॉन कितना? 6, इलेक्ट्रॉन कितना? न्यूट्रॉन 8। तो आप समस्थानिक को मूल कणों के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? यानी समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान। क्लियर हो गया? तो समस्थानिकों का संबंध एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु से है। समस्थानिक परमाणु के परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान नहीं होने के कारण परमाणु द्रव्यमान भी समान नहीं होते हैं। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन समस्थानिक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती। क्लियर हो गया? और ये भी याद रखिएगा, समस्थानिक परमाणु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज समान नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन समस्थानिक परमाणु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होगा? एक समान होगा। यानी कि जिस तरह ये कार्बन के परमाणु रिएक्ट करेंगे सेम टू सेम उसी तरह से कौन रिएक्ट करेगा? ये भी, यानी कार्बन 14 भी। समस्थानिक परमाणु का केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। ये नहीं कि भौतिक गुण असमान ही होगा, समान भी हो सकते हैं भौतिक गुण, लेकिन भौतिक गुणों में असमानताएं हो भी सकती है। क्लियर हो गया? समस्थानिक के बारे में सब कुछ जान गए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं कि आपको जानना है, जो है सो है, जान गए आप। क्लियर? अब समस्थानिक के क्वेश्चन को कितना भी घुमाए फिराए बिल्कुल आपका सटीक उत्तर पर पहुंचिएगा। कर 2 परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। तो क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा घुमा दिया गया है। तो बात की जा रही है किसकी? कह रहा मतलब उनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या यानी उनका द्रव्यमान संख्या समान हो। समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या समान होता है? नहीं। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो? नहीं। उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो? नहीं। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आंसर क्या होगा? समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या समान नहीं होती है? किसकी? न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो समस्थानिकों में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो समान होते हैं, भिन्न क्या होते हैं? न्यूट्रॉन के भिन्नता के कारण ही समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान संख्या समान
नहीं होते। न्यूट्रॉन, अब फोटोन का तो संबंध परमाणु से है नहीं। नेक्स्ट, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या भी समस्थानिक का क्या होता है? अलग अलग। और न्यूट्रॉन की भी संख्या क्या होता है? अलग अलग। सवाल पूछ रहा है कि किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? तो समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? अलग अलग। समस्थानिक वह नाभिक है, समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नहीं, समस्थानिक में देख लिए हम, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, वही नहीं होती है, अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। इसका आंसर डी होगा। समस्थानिक नाभिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है, मतलब बराबर होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। सबसे परफेक्ट उत्तर क्या है? डी। क्लियर? सवाल थोड़ा घुमा फिरा दिया है ना। समस्थानिक नाभिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। समस्थानिक के तो रासायनिक गुण क्या है? समान। भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं, कोई दिक्कत। भौतिक गुण समान तथा भिन्न रासायनिक गुण ये कभी संभव नहीं है। तो समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं और भिन्न भौतिक गुण होते हैं। तीसरा कथन क्या है? गलत है। देखिए, इसमें कह रहा है कि 79 क्या रहा? शोएब अख्तर जी कह रहे हैं कि ये हो सकता नहीं, बी किसी भी शर्त पर नहीं हो सकता। ये नंबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन की तो समान होती है, प्रोटॉन की क्या होती है? समान होती है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है पहली बार, लेकिन आप एकदम श्योर रहिए डी ही होगा। यहाँ पर समस्थानिक का चर्चा किया गया है और उसके साथ साथ संभारिक का भी चर्चा किया गया है। समस्थानिक तो आप सब कुछ समझ गए हैं, तो पहला कथन तो आप जांच कर ही सकते हैं। कह कि समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान। तो पहला कथन तो सही है कि समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। दूसरा कह रहा है कि संभारिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब हमें पहले संभारिक को जान लेना होगा, उसके बाद चेक कर लेंगे क्या। तो आइए थोड़ा संभारिक को जान लेते हैं और फिर उसको हम चेक कर लेंगे उसमें होता क्या क्या है। संभारिक यानी आइसोबार, और इसका संबंध भिन्न भिन्न तत्वों से है। संभारिक का संबंध भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु से है, एक ही तत्व के परमाणु से नहीं है, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु। ठीक है, जैसे ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये भिन्न भिन्न तत्व है। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या क्या हो? अलग अलग हो। परमाणु संख्या क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन सबका द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो। द्रव्यमान संख्या क्या हो? तो उसे हम क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम के परमाणु एक दूसरे के संभारिक हैं। संभारिक के भार समान होते हैं, अर्थात द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं। परमाणु संख्या समान, तो ये संभारिक है, समझ गए। संभारिक यानी परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन भार समान। भार समान तो द्रव्यमान संख्या भी समान, द्रव्यमान संख्या भी समान। अब इसमें मूल कणों की स्थिति को आप जान लीजिए। ऑर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑर्गन में
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? परमाणु संख्या 18 है तो प्रोटॉन भी क्या होगा? और प्रोटॉन 18 है तो इलेक्ट्रॉन भी 18 होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होते। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा लेते हैं, तो कितना हो गया? 22। तो ऑर्गन में इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 22। पोटेशियम में आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 19, प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 19, न्यूट्रॉन कितना? 21 हो जाएगा। क्लियर? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाने से न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है, कल भी बताए हैं। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, प्रोटॉन की संख्या 20, न्यूट्रॉन की संख्या 20। अब यहां पर संभारिक का एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर दिए हैं। तीनों के मूल कणों की संख्या आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि संभारिक में न तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, संभारिकों में न तो प्रोटॉन की संख्या समान है, और संभारिकों में न तो न्यूट्रॉन की संख्या समान है। यानी कोई भी मूल कणों की संख्या संभारिक परमाणु में एक समान नहीं होते हैं। किसी भी मूल कणों की संख्या संभारिक परमाणुओं में एक समान नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? तो संभारिक का संबंध भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु से है। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान हो, लेकिन उसका परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। संभारिक परमाणुओं में किसी भी मूल कणों की संख्या एक समान नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। अब आए हम प्रश्न पर। संभारिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही है, भिन्न भिन्न होती है, समान नहीं होती है। और संभारिक परमाणु के नाभिक में न सिर्फ प्रोटॉन बल्कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की भी संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। संभारिक परमाणु में सारे मूल कणों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। दोनों कथन यहां पर क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या क्या कहलाएगा? संभारिक कहलाएगा। कौन संभारिक नहीं है? यहां पर दोस्तों ऑप्शन सी में थोड़ा करेक्शन कीजिएगा। ऑर्गन पोटेशियम, इसको काट के यहां कैल्शियम लिख लीजिए। 20, 40। ऑप्शन सी में सुधार कीजिएगा। ऑर्गन पोटेशियम, ऑक्सीजन के जगह कैल्शियम लिखिए। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान संख्या 40। तो क्वेश्चन थोड़ा त्रुटिपूर्ण था, आप लोग सही कर लिए। अब कह रहा कि कौन संभारिक नहीं है? संभारिक के भार अर्थात द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार एक दूसरे के पर्यायवाची है, इसमें कोई अंतर नहीं है। परमाणु भार द्रव्यमान संख्या अलग अलग राशि, अलग अलग क्वांटिटी है, लेकिन दोनों के संख्यात्मक मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो संभारिक होगा तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? समान होगा। क्रोमियम लोहा द्रव्यमान संख्या समान है तो ये संभारिक है, परमाणु अलग, क्रमांक अलग अलग है। कैडमियम और एस्टेनस, एस्टेनस यानी टीन, भार समान है तो संभारिक होगा। और यहां सुधार कर लिए हैं तो ऑर्गन पोटेशियम कैल्शियम का भार समान है, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भार समान है, तो ये संभारिक नहीं है। और सवाल यही कर रहा है कि कौन संभारिक नहीं है। आगे बढ़े। किसके उदाहरण है? समस्थानिक के उदाहरण है, क्योंकि परमाणु एक ही तत्व है, एक ही तत्व है तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा? समस्थानिक होगा, क्योंकि संभारिक का संबंध भिन्न भिन्न तत्वों से, ठीक है ना। और वैसे भी आप देख रहे हैं परमाणु संख्या क्या है?
समान है तो निश्चित तौर पर वो समस्थानिक होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। एक है आपको प्रोटियम, प्रोटियम को ही हम मूल हाइड्रोजन कहते हैं। इसका द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या बराबर होता है। दूसरा है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का परमाणु संख्या 1 लेकिन द्रव्यमान संख्या। ट्राइटियम परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान संख्या 3 होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हालांकि ट्राइटियम समस्थानिक रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। और यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होने के लिए नाभिक में बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन होनी चाहिए और इसका वजन भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों को ही धाता बताते हैं ट्राइटियम। ये ना तो इसके नाभिक में बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन है, ना ही इसका नाभिक बहुत ज़्यादा भारी है, फिर भी यह रेडियो एक्टिव है और ये अब पर्यावरण में पाए नहीं जाते हैं। यानी इसकी ज़रूरत है तो इसको लैब में कृत्रिम तरीके से बनाना पड़ता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो पाए जाते हैं, हालांकि ऑप्शन के अनुसार से पोलेनियम होगा, लेकिन अब इसका स्थान कौन ग्रहण कर लिया है? सीजियम। सीजियम, सीजियम के अब तक जितने समस्थानिकों का पता चला है, समस्थानिकों की जो संख्या है उसकी संख्या हो चुकी है कितना? 36। ठीक है ना? तो वर्तमान समय में अगर सबसे ज्यादा समस्थानिकों की बात करिएगा तो वो सीजियम का है। सीजियम ये एक अल्कली मेटल है, सीजियम। इनके अब तक 36 समस्थानिकों का पता चल चुका है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या होगा? पोलेनियम। पोलेनियम के समस्थानिकों की संख्या कुल कितना है? 27 है। तो इस ऑप्शन में आंसर होगा पोलेनियम। पोलेनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? लेकिन अगर सर्वाधिक संख्या में समस्थानिकों का जिक्र करें तो सर्वाधिक संख्या में किसके समस्थानिक? सीजियम। सीजियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 36। सीजियम के समस्थानिकों की संख्या, पोलेनियम के समस्थानिक समान परमाणु संख्या। और जब परमाणु संख्या ही समान हो जाएगा तो वह एक ही तत्व हो सकता है, और वो क्या होगा? भिन्न परमाणु भार वाले तत्व। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो वो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो वो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोन। आइसोटोन कहते हैं। उदाहरण भी आप देख लीजिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरस 1531 और सल्फर 1632। फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 और द्रव्यमान संख्या 31। सल्फर का परमाणु संख्या 16, द्रव्यमान संख्या 32। अब इसमें प्रोटॉन कितना है? 15, क्योंकि परमाणु संख्या है 15। जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन। अब प्रोटॉन है 15 तो इलेक्ट्रॉन भी। न्यूट्रॉन के लिए द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा ले? 16। क्लियर? सल्फर में प्रोटॉन की संख्या कितना? 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, न्यूट्रॉन की संख्या। तो आप देख लीजिए कि फास्फोरस और सल्फर में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। फास्फोरस और सल्फर में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। तो समान न्यूट्रॉन की संख्या है तो फास्फोरस और सल्फर एक दूसरे के
सम न्यूट्रॉनिक है। और ये भी याद रखिए कि सम न्यूट्रॉनिक में केवल न्यूट्रॉन की ही संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या भिन्न भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक में केवल और केवल किन मूलकणों की संख्या समान होती है? न्यूट्रॉन की ही संख्या समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। सम न्यूट्रॉनिक वे हैं जिनमें परमाणु क्रमांक परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या, अभी तुरंत एग्जांपल दिए ना, फास्फोरस 15 31, सल्फर 16, तो ये सम न्यूट्रॉनिक आप देख ही लिए। तो सम न्यूट्रॉनिक का परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या समान है, तो परमाणु भार भी समान होगा। तो सम न्यूट्रॉनिक में केवल और केवल न्यूट्रॉन की ही संख्या समान होती है, बाकी हर कुछ की संख्या क्या होती है? भिन्न ही होती है। परमाणु क्रमांक परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या संपूर्ण विराम होगा, संख्या समान होती। क्लियर? सी अगर सी में परमाणु क्रमांक परमाणु दोनों भिन्न होते हैं, सी उपयुक्त लग रहा है कि डी उपयुक्त लग रहा है? सी जो सर्वाधिक उपयुक्त है वही आंसर होगा। सी अगर सही है तो डी उससे ज्यादा सही है। 51 नंबर नहीं, परीक्षा में तो सीधे लिखा हुआ रहता है कि उपलब्ध विकल्पों में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन करे। 51 में कौन सम न्यूट्रॉनिक है? 86 87 36 37 7 8 3 4 31 32 15 16। अब तो आप सब में न्यूट्रॉन की संख्या तो निकाल ही नहीं सकते हैं, सब यहां पर सम न्यूट्रॉनिक है। क्रिप्टॉन, रुबिडियम, लिथियम, बेरिलियम, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर। आइसोटोन समान संख्या में, आइसोटोन हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक कहते, हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं आइसोटोन। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? एक बार आप खुद से पढ़िए तो इसको देखिए। तो बहुत बात बताए हैं समस्थानिक संभारिक के बारे में। बना। चलिए, अमित कुमार का सी आ रहा है, नीरज कुमार का सी आ रहा है। आइए देख लेते तरह में। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। ये तो सही है, बिल्कुल सही है कि समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। समस्थानिकों के भौतिक रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते। गलत, गलत। यही कथन क्या है? समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान ही होता है। समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं लेकिन समस्थानिकों के रासायनिक गुण। अब सी नंबर में कह रहा है कि समस्थानिकों के नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यहां पर नाभिकीय गुण का मतलब नाभिक से है, नाभिकीय गुण का मतलब नाभिक से है, नाभिकीय गुण का मतलब नाभिक से है। नाभिक का मतलब है न्यूट्रॉन प्लस, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मतलब द्रव्यमान। तो निश्चित तौर पर समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। नाभिकीय गुणों का जिक्र कर वो अप्रत्यक्ष रूप से ऑप्शन किसका जिक्र कर रहा है? द्रव्यमान संख्या का जिक्र कर रहा है। क्लियर? तो ये भी क्या है? सही है कि समस्थानिकों के नाभिकीय गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनका द्रव्यमान समान होता है संभारिक कहलाते। बिल्कुल सही है। वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन प्रोटॉन, ये तो न्यूट्रॉन समान तो क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन समान होगा तो सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन कहलाएंगे। फास्फोरस सिलिकॉन है, किसके उदाहरण है? सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण है। पागल हो गया।
नेक्स्ट 96 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संभारिक तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में, संभारिक तत्वों के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। संभारिक का एग्जाम्पल दिए थे ना, संभारिक में सभी मूल कणों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न ही होती है। संभारिक तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल यानी किसकी बात की जा रही है? हाँ ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संख्या की बात की जा रही है। तो संभारिक तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल अर्थात द्रव्यमान संख्या समान होता है। संभारिक का द्रव्यमान संख्या समान होता है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन क्या है? सही है। आगे बढ़े। कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में। 60 का मतलब ये द्रव्यमान संख्या, ये क्या है? मतलब इस कोबाल्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कितना है? 60 है। तो कोबाल्ट 60 में 60 कोबाल्ट का मास नंबर है, या आप उसका द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए अंकन में किस समस्थानिक का? तो यूरेनियम समस्थानिक का इस्तेमाल करके पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है, या पुराने से पुराने आग्नेय चट्टान के आयु का आकलन किया जाता है। यहाँ पर चट्टान का आयु, हाँ अगर पृथ्वी की आयु पूछा जाए, पृथ्वी की आयु, तो भी उत्तर क्या देना है? यूरेनियम। कभी कभी चट्टान की जगह आग्नेय चट्टान दे देगा। तो मूल चट्टान आप जानते होंगे कि कौन होता है? आग्नेय चट्टान होता, उसकी भी आयु यूरेनियम समस्थानिक के सहायता से किया जाता है। जीवाश्म के उम्र जानने हेतु किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कार्बन समस्थानिक का। और कार्बन में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। किसका? रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 का ही उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है किसको? गामा किरणें को। यानी कोबाल्ट 60 रेडियो समस्थानिक है या रेडियो एक्टिव है, और ये गामा किरणें को निकालता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा किरणें को निकालता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा तीनों को निकाले। हो सकता है कि कोई रेडियो एक्टिव अल्फा को ही निकाले, हो सकता है कोई रेडियो एक्टिव केवल बीटा को निकाले, हो सकता है रेडियो एक्टिव कोई केवल गामा को निकाले, या ये भी हो सकता है कि कोई रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा तीनों को निकाले। ये कोबाल्ट 60 है, रेडियो एक्टिव है, लेकिन ये अल्फा बीटा का उत्सर्जन नहीं करता। ये केवल और केवल किसका उत्सर्जन करता है? गामा। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए सोडियम 24, और ये 24 क्या है? द्रव्यमान संख्या। 24 क्या है? घेंगा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का? आयोडीन समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन समस्थानिक का। ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग होता है। ट्यूमर के पता लगाने हेतु आर्सेनिक 74 और ये मूल तत्व नहीं है, ये सब समस्थानिक तत्व है। समझे कि नहीं समझे? वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, तो सम इलेक्ट्रॉन। आयन मतलब जानते हैं ना, आवेशित परमाणु को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आवेशित परमाणु को क्या कहते हैं? ये सोडियम आयन है, ये ऑक्सीजन आयन है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या ग्रहण कर ले तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, और आवेशित परमाणु को ही हम क्या कहते हैं? और आयन में अगर इलेक्ट्रॉन की समान संख्या समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम
3+ दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एल्युमिनियम पर 3 धन आवेश की उपस्थिति है। और इसका मतलब यह भी हुआ कि एल्युमिनियम, जो मूल एल्युमिनियम था, उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है। 3 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? जिससे इस पर 3 धन आवेश आ गए हैं। तो इसका मतलब मूल एल्युमिनियम परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके एल्युमिनियम आयन में कन्वर्ट हुआ है। किसके साथ? सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो पहले तो आप ये पता लगा लीजिए कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना? 13। परमाणु संख्या को किसमें इंडिकेट करते हैं? जेड में। परमाणु संख्या किसमें इंडिकेट करते हैं? एल्युमिनियम का परमाणु संख्या, प्रोटॉन इसमें कितना, इलेक्ट्रॉन कितना? 13। तो मूल एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 3 त्याग करने के बाद इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? कितना? तो एल्युमिनियम आयन में कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। क्योंकि मूल एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 3 त्याग करने के बाद कितना बचेगा? तो एल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो उसी के साथ होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब आप पता लगा सकते किसमें इलेक्ट्रॉन 10 है, किसमें? फ्लोरीन में है। देखिए क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो क्लोरीन माइनस में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, क्योंकि माइनस आवेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। तो क्लोरीन पर 1 माइनस आवेश है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया। मूल क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 17। तो क्लोरीन माइनस में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18। उसके बाद एल्युमिनियम तो होगा नहीं। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9। तो फ्लोरीन माइनस में कितना होगा? 10। और इसी के साथ ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। सल्फर में इलेक्ट्रॉन 16 होगा, क्योंकि सल्फर का परमाणु संख्या 16 है। तो इस सल्फर माइनस में इलेक्ट्रॉन 16 2। तो एल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो फ्लोरीन माइनस के साथ है। फ्लोरीन माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम 3+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। आयन में अगर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा? सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। कौन सा युग्म में सम इलेक्ट्रॉनिक आयन नहीं है? और है ये डी होगा। कैल्शियम 2+ है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, तो इलेक्ट्रॉन 20 और 2+ मतलब 2 का त्याग, इसमें 18। सल्फर में 2 माइनस है, तो इसमें भी 18। क्लियर? बाकी में नहीं होगा, चेक तो कर ही सकते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। न्यूट्रॉन के अलग अलग संख्या। निम्नलिखित में कौन एक न्यूक्लियॉन नहीं है? ध्यान दीजिए दोस्तों, न्यूक्लियॉन के अंतर्गत प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आते हैं। न्यूक्लियॉन के अंतर्गत प्रोटॉन तथा, तो न्यूक्लियॉन के अंतर्गत ना तो इलेक्ट्रॉन होगा ना ही पॉजिट्रॉन होगा। इसका सी डी दोनों होगा। क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है। न्यूक्लियॉन उसे कहते हैं जो नाभिक में रहते हैं। नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और, तो न्यूक्लियॉन के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आती है। न्यूक्लियॉन के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आते हैं। क्लियर हो गया? अब यहीं पर क्लास रोकते हैं दोस्तों। कल बायोलॉजी भी ले लीजिएगा, समाप्त हो जाएगा तो बायोलॉजी शुरू ही कर देंगे। क्लियर? जब तक बायोलॉजी 4-5 चलेगा तब तक केमिस्ट्री रिवाइज करते रहिएगा। क्या वायुवन के टायर में ऐसा कोई गैस जो रिएक्टिव ना हो? हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव, तो वो भरा जा सकता है। बिल्कुल। हीलियम भी भरा जा सकता है।
हीलियम भरना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि हीलियम का वजन कितना है, जबकि नाइट्रोजन का वजन 28। तो हीलियम बहुत महंगा है क्योंकि ये इनर्ट गैस है। तो अब वजन के टायर में क्या भर सकते हैं, हीलियम, नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन। क्या गुब्बारा में, गुब्बारा में मूलतः जो मौसम विभाग यूज करता है वो गुब्बारा ना, हाँ तो वो हीलियम का यूज करता है। हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव, हाईली, इसलिए उसका उपयोग बहुत सोच समझ कर होगा। वायुवन के टायर में तो भूल चूक से भी हाइड्रोजन नहीं डाल सकते। एंटीजन एंटीबॉडी में क्या अंतर है, ये तो बताए हुए हैं। क्लास छूट गया है क्या, बता देंगे, बता दें। बंद कर दिया क्या, अच्छा। बंद कीजिए क्लास को।